फ्रेंड्स, आज योगा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो एमसीक्यू क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं और यहाँ पे देखेंगे जो शॉर्ट क्वेश्चन ये फ़िलहाल जो देख रहे हैं 2024 से 26 सेशन के लिए। तो इतना सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू तो रहेगा। एमसीक्यू वाला आप वीडियो पूरा देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे है पहला क्वेश्चन, योग के महत्व। फिर है योग में अहिंसा की अवधारणा की व्याख्या करें। सी क्वेश्चन है, प्राणायाम से क्या लाभ है, विवेचना करें। हमारे शरीर पर योग के प्रभावों की व्याख्या करें। उसके बाद सामाजिक स्वास्थ्य प्रबंधन क्या है। फिर है हमारे प्रतिदिन के जीवन में योग की भूमिका की व्याख्या करें। योग किस प्रकार तनाव को प्रबंधित करता है, विवेचना करें। चिकित्सा विज्ञान तथा योग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। छठा है अंतर्मौन क्या है, विवेचना करें। फिर है भक्ति योग क्या है। फिर राजयोग क्या है। तो ये सब क्वेश्चन, ये सब का क्वेश्चन आंसर नीचे दिया गया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था योग के महत्व। तो योग के कुछ प्रमुख महत्व और लाभ दिए गए हैं। सबसे पहला शारीरिक लाभ, जिसको फिजिकल बेनिफिट कहते हैं। एक बात बता देते हैं, आपका साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कोई भी सब्जेक्ट हो, आप अगर इंग्लिश में वो लिखते हैं तो ये हिंदी में आप योगा साइंस को लिख सकते, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये बात समझ लीजिए। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। मन होगा तो आप दोनों हिंदी इंग्लिश फेंट भी सकते हैं। शारीरिक लाभ बात करते, योग के प्रमुख लाभ इस प्रकार है। बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य, योग शरीर को लचीला, फ्लेक्सिबल और मजबूत बनाता है। उसके बाद बीमारियों से बचाव, यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और कई तरह की बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। पाचन क्रिया में भी सुधार करता है। वजन को भी नियंत्रण करने में सहायक होता है। श्वसन और रक्त संचार, योग फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है और पूरे शरीर में रक्त संचार को बेहतर बनाता है। मानसिक और भावनात्मक लाभ, तो तनाव और चिंता में कमी, विशेष रूप से प्राणायाम यानी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज और ध्यान यानी कि मेडिटेशन तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में बहुत प्रभावी है। मानसिक शांति और स्पष्टता, यह मन को शांत करता है और एकाग्रता तथा याददाश्त में सुधार करता है। बेहतर नींद, नियमित अभ्यास से अनिद्रा की समस्या दूर होती है। बेहतर नींद, नियमित अभ्यास से अनिद्रा की समस्या दूर होती है। सकारात्मक दृष्टिकोण, यह जीवन के प्रति एक सकारात्मक और शांत दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। फिर है आध्यात्मिक लाभ। योग के आध्यात्मिक लाभ भी होते हैं, जिसमें आत्म जागरूकता, योग आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। शरीर और मन का समन्वय, यह शरीर, मन और आत्मा के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करता है। जीवन का उद्देश्य, ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्यों को समझता है। संक्षेप में बात करें तो योग केवल व्यायाम ही नहीं बल्कि एक पूर्ण जीवन शैली है जो व्यक्ति को स्वस्थ है, शांत और आनंदित जीवन जीने में मदद करती है। तो पहला क्वेश्चन योग के क्या लाभ है देख लिए। दूसरा क्वेश्चन है कि योग में अहिंसा का क्या महत्व है। तो अहिंसा के योग अंगों से पहले अंग यानी कि यम का पहला सिद्धांत है। यम सामाजिक आचार संहिता को दर्शाता है जिसमें अहिंसा सबसे ऊपर है। जो यम होता है सामाजिक आचार संहिता को दर्शाता है जिसमें अहिंसा सबसे ऊपर है। यहाँ योग में अहिंसा की अवधारणा का विस्तृत विवरण दिया गया है। अहिंसा का क्या अवधारणा है वो बात बताया हुआ। योग में अहिंसा की अवधारणा, द कंसेप्ट ऑफ अहिंसा इन योगा। तो अहिंसा का शाब्दिक अर्थ है हिंसा न करना या हानि न पहुंचाना। यह सिर्फ शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं बल्कि इसका विस्तार विचार, शब्द और कर्म तीनों स्तर पर होता है। अहिंसा में अहिंसा का व्यापक अर्थ बात करें तो शारीरिक स्तर पर बात करें तो किसी भी जीवित प्राणी को शारीरिक रूप से चोट न पहुंचाना, मारना या प्रताड़ित न करना, ये शारीरिक स्तर होता है अहिंसा का। वाचिक स्तर बोले तो कठोर, अपमानजनक, झूठे या दुख पहुंचाने वाले शब्दों का प्रयोग न करना। मानसिक स्तर, मन में किसी के प्रति दुर्भावना, ईर्ष्या, क्रोध या हानि पहुंचाने
का विचार न लाना योग कहलाता है कि मन में आया हुआ हिंसक विचार भी अहिंसा का उल्लंघन है। अगर मन में कुछ गलत विचार आता है वो भी अहिंसा का स्तर है। तो अहिंसा का अर्थ देख रहे ये सब है। उसके बाद अहिंसा का और अर्थ है समस्त जीवों के प्रति प्रेम और करुणा। अहिंसा का सकारात्मक पहलू है मैत्री यानी कि दोस्ती और करुणा यानी कि दया। इसका अर्थ है सभी प्राणियों के प्रति प्रेम, सहानुभूति और दया का भाव रखना, चाहे वह मनुष्य हो या पशु हो या प्रकृति। यह भाव सार्वभौमिक प्रेम यूनिवर्सल लव पर जोर देता है। स्वयं के प्रति अहिंसा यह एक अक्सर अनदेखा किया जाने वाला पहलू है इसमें शामिल है, यानी कि स्वयं के प्रति भी अहिंसा होना चाहिए। शारीरिक अतिवाद से बचना, आसनों का अभ्यास करते समय शरीर को अत्यधिक पीड़ा न देना या अपनी क्षमता से ज़्यादा जबरदस्ती न करना। मानसिक आत्मदोष, दुख को लगातार नकारात्मक बातें कहना, आत्म आलोचना करना या आत्म घृणा करना भी एक प्रकार की हिंसा है। सही खान पान, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध, सात्विक और शाकाहारी भोजन का चुनाव करना जो किसी अन्य जीव को कष्ट पहुंचाए बिना प्राप्त होता है। पतंजलि योग सूत्र में अहिंसा का क्या अर्थ बताते हैं वो बताया गया है। महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में अहिंसा के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सनिधौ वैरत्यागः। योग सूत्र 2.35 से लिया गया है। इसका अर्थ यह है कि जब कोई योगी अहिंसा के सिद्धांत में दृढ़तापूर्वक स्थापित हो जाता है तो उसकी परिस्थिति में शत्रुता यानी कि वैर समाप्त हो जाती है। यानी एक पूर्ण अहिंसक व्यक्ति के पास शत्रु भी शांत हो जाते हैं। योग अभ्यास में अहिंसा का क्या अर्थ है? तो आसन करते समय हमें स्थिरता और सुख के यानी कि ईज के साथ अभ्यास करना चाहिए। यदि आप अपनी सांस को रोकते हैं या शरीर को अनावश्यक रूप से तनाव देते हैं तो स्वयं के प्रति वह हिंसा है। ध्यान का उद्देश्य मन को शांत करना। यदि मन में संघर्ष, निर्णय या दूसरे के प्रति नकारात्मक विचार चल रहे हैं तो वास्तविक ध्यान संभव नहीं है। जीवन शैली, अहिंसा एक व्रत यानी कि वो है जिसका पालन योग साधक को अपने पूरे जीवन में करना होता है। संक्षेप में बात करें इसका भी तो योग में अहिंसा केवल हिंसा न करने का नियम नहीं बल्कि यह समस्त सृष्टि के प्रति सम्मान, करुणा और प्रेम की एक सकारात्मक जीवन शैली है। यहाँ कुछ प्रमुख लाभ दिए गए हैं। अब तीसरा क्वेश्चन में देख लेते हैं प्राणायाम। तीसरा क्वेश्चन है प्राणायाम से क्या लाभ है? तो अब उसका आंसर यहाँ पर देखने जा रहे हैं प्राणायाम से क्या लाभ है। तो प्राणायाम के प्रमुख लाभ निम्नलिखित है, जिसमें यहाँ पे है तनाव और चिंता में कमी। प्राणायाम मन को शांत करना और तंत्रिका तंत्र को संतुलित करने में मदद करता है, जिससे तनाव और चिंता कम होती है। फेफड़े की क्षमता में भी वृद्धि करता है, यानी कि प्राणायाम करते हैं उससे ब्रीदिंग एक्सरसाइज होता है जिसके कारण लंग कैपेसिटी बढ़ता है और शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह को बेहतर बनाते हैं। फिर है बेहतर एकाग्रता और मानसिक स्पष्टता। नियमित अभ्यास से मन शांत होता है जिससे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और मानसिक स्पष्टता में सुधार होता है। पाचन तंत्र में सुधार, कुछ प्राणायाम पेट के अंगों को उत्तेजित करते हैं जिससे पाचन बेहतर होता है। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करने में सहायक होता है। कुछ धीमी गति वाले प्राणायाम उच्च रक्तचाप को कम करने में मदद करते हैं, जबकि कुछ अन्य अभ्यास निम्न रक्तचाप को संतुलित करने में सहायक हो सकते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम को मजबूती, बेहतर रक्त संचार और ऑक्सीजन करण के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। बेहतर नींद, प्राणायाम शरीर और मन को शांत करके अनिद्रा की समस्या को कम करने और नींद की गुणवत्ता में सुधार करने में सहायक है। ऊर्जा स्तर में वृद्धि, यह शरीर में प्राण शक्ति यानी कि वाइटल एनर्जी को प्रवाह को बढ़ाता है, जिसमें व्यक्ति अधिक ऊर्जावान महसूस करता है
और यहाँ पर ध्यान देना है कि प्राणायाम का अभ्यास हमेशा किसी योग्य प्रशिक्षक की देखरेख में शुरू करना चाहिए, खासकर यदि आपका कोई स्वास्थ्य समस्या हो तो ये। और यहाँ पे है कि इसके बारे में भी जानना चाहेंगे तो आप कमेंट करें। अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये सब है। उसके बाद यहाँ पर है, चौथा क्वेश्चन में था कि योग के हमारे शरीर पर प्रभाव क्या है। मतलब एक ही क्वेश्चन को इधर उधर घुमा फिरा कर बताया हुआ है, तो ये ऑलरेडी जान चुके। फ़ायदा क्या है और क्या प्रभाव है, बात लगभग बराबर है। तो एक में क्वेश्चन था योग के क्या लाभ है और योग के प्रभाव क्या है, तो दोनों सिमिलर क्वेश्चन है। तो योग जो भारत की एक प्राचीन परंपरा है, केवल शारीरिक आसन यानी कि पोसेस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा के बीच तालमेल स्थापित करने का एक संपूर्ण विज्ञान है। नियमित रूप से योग का अभ्यास करने से हमारे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरे और सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। योग का सबसे पहला और स्पष्ट प्रभाव हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिसमें लचीलापन, ताकत यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, विभिन्न योगासन जैसे त्रिकोणासन, ट्रायंगल पोज और वीरभद्रासन, वॉरियर पोज मांसपेशियों को खींचते हैं और उन्हें मजबूती बनाते हैं, जिससे शरीर का लचीलापन बढ़ता है और जोड़ों का दर्द कम होता है। सूर्य नमस्कार जैसे अभ्यास पूरे शरीर को टोन करते हैं। बेहतर मुद्रा और संतुलन। योग रीढ़ की हड्डी को संरेखित यानी कि एलाइन करने में मदद करता है, जिससे खराब मुद्रा में सुधार होता है। बेहतर मुद्रा और संतुलन। योग रीढ़ की हड्डी को संरेखित यानी कि एलाइन करने में मदद करता है, जिससे खराब मुद्रा में सुधार होता है। वृक्षासन बात करते हैं तो ये आसन संतुलन की भावना को बढ़ाते हैं, जो गिर जाने की जोखिम को कम करता है। श्वास प्रणाली, रिस्पायरेटरी सिस्टम में सुधार। प्राणायाम फेफड़े की क्षमता को बढ़ाता है। गहरी और धीमी सांस लेने से ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है, जिससे आप अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। पाचन क्रिया का नियमन। कुछ आसन जैसे कि अर्ध मत्स्येंद्रासन, हाफ लोड ऑफ द फिशर्स पोज आंतरिक अंगों की मालिश करते हैं और रक्त परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, जिससे कब्ज और अपच जैसी समस्याएं दूर होती है। हृदय स्वास्थ्य, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। योग तनाव को कम करके और रक्तचाप को नियंत्रित करके हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करता है। मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर प्रभाव। योग का महत्व केवल शरीर तक नहीं, यह हमारे मन और भावनाओं को भी गहराई से प्रभावित करता है। तनाव और चिंता में कमी। योग विशेष रूप से ध्यान और प्राणायाम कोर्टिसोल यानी कि तनाव हार्मोन के स्तर को कम करता है। यह मन को शांत करता है और चिंता व अवसाद के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता। नियमित अभ्यास से मन भटकना कम हो जाता है। अगर नियमित अभ्यास करेंगे तो मन जो कंसंट्रेशन रहेगा बना हुआ, यह मानसिक स्पष्टता, फोकस और याददाश्त को बढ़ाता है अगर नियमित अभ्यास करते हैं। तो बेहतर नींद बात करते हैं। बेहतर नींद भी योग का प्रभाव होता है। शांत करने वाले आसन और ध्यान अनिद्रा से लड़ने में मदद करते हैं और आपकी गहरी आरामदायक नींद लेने में सक्षम बनाते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण। योग आत्म जागरूकता को बढ़ाता है और आपको अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने और नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण अधिक सकारात्मक होता है। अब समग्र स्वास्थ्य लाभ। योग शरीर के भीतर की प्रणाली पर भी काम करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली। योग लिम्फेटिक प्रणाली यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम को उत्तेजित करता है और रक्त परिसंचरण में सुधार करता है, जो हानिकारक विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। दर्द प्रबंधन। यह पीठ दर्द, गठिया और माइग्रेन जैसे पुराने दर्द से राहत दिलाने में प्रभावी है, क्योंकि यह सूजन को कम करता है। निष्कर्ष बात करें तो
संक्षेप में बोले तो योग एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपके शरीर को मजबूत, लचीला और स्वस्थ बनाता है, जबकि आपको मन को शांत और स्पष्ट और केंद्रित रखता है। इससे अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप न केवल एक स्वस्थ शरीर प्राप्त कर सकते बल्कि एक अधिक संतुलित और आनंदमय जीवन भी जी सकते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि नोट लिखना था सामाजिक स्वास्थ्य प्रबंधन। तो सामाजिक स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में है, तो यहाँ पर है कि सामाजिक स्वास्थ्य किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छी होने की स्थिति एक महत्वपूर्ण आयाम है। सामाजिक स्वास्थ्य किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति का एक महत्वपूर्ण आयाम है, यानी कि पूरे समाज को ही आप मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ करें तो वह सामाजिक स्वास्थ्य प्रबंधन कहलाएगा। यह केवल बीमारी की अनुपस्थिति नहीं बल्कि यह दर्शाता है कि कोई व्यक्ति समाज में कितनी अच्छी तरह से तालमेल बिठाता है और कार्य करता है। सामाजिक स्वास्थ्य प्रबंधन का अर्थ है इन पहलुओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाने वाला प्रयास। सामाजिक स्वास्थ्य को निर्धारक सामाजिक स्वास्थ्य के कई कारकों से प्रभावित होते। सामाजिक स्वास्थ्य जो होते हैं बहुत सारे कारकों से प्रभावित होते हैं जिन्हें सामाजिक निर्धारक कहा जाता है, जैसे परिवार और सामाजिक परिस्थिति। मजबूत परिवार और सामाजिक परिस्थितियाँ हो गया, शिक्षा और जागरूकता हो गया, रहन सहन हो गया, ये सब है। तो परिवार और सामाजिक परिस्थितियाँ में आ गया मजबूत पारिवारिक बंधन, सामाजिक समर्थन और अच्छा पड़ोस मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है। परिवार या समाज का टूटना तनाव पैदा करता है। शिक्षा और जागरूकता शिक्षा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाती है और कुपोषण, शिशु मृत्यु दर जैसी समस्याओं को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है, खासकर महिलाओं में। आर्थिक स्थिति और व्यवसाय गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असुरक्षा तनाव के प्रमुख कारण हैं जो सीधे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। रहन सहन और वातावरण आवास की गुणवत्ता, सफाई सुविधाओं की उपलब्धता, सुरक्षित पेयजल का अभाव, अस्वच्छ स्थितियाँ खराब स्वास्थ्य का कारण बनती है। तो आवास की गुणवत्ता अगर खराब रहेगा या सफाई सुविधाओं ये सब अगर उपलब्ध नहीं रहेगा या शुद्ध जल का भी अभाव रहेगा तो ये सब के कारण खराब स्वास्थ्य होती है। संस्कृति और रीति रिवाज स्वास्थ्य परंपराएं, रीति रिवाज और आचार विचार व्यक्ति के स्वास्थ्य को अच्छा बनाने में योगदान देते हैं। सामाजिक सुरक्षा और अधिकार स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने का अधिकार और जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में शामिल होना भी सामाजिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक स्वास्थ्य का प्रबंधन व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों स्तर पर आवश्यक है। सामाजिक स्वास्थ्य का प्रबंधन व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों स्तरों पर आवश्यक है। व्यक्तिगत स्तर सकारात्मक मानसिकता यानी कि पॉजिटिव माइंडसेट, जीवन में संतुलन बनाए रखना। यहाँ पे है सकारात्मक मानसिकता यानी कि पॉजिटिव माइंडसेट, जीवन में संतुलन बनाए रखना। स्वस्थ आदतें भोजन से पहले हाथ धोना, नियमित जांच, रेगुलर चेकअप्स, फिर समाज ये सब जो है वह प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलू है, यानी कि एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट में ये सब है। व्यक्तिगत स्तर यानी कि ये पर्सनल लेवल पर क्या होना चाहिए, यानी कि सकारात्मक माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। फिर स्वस्थ आदतें भी जिसमें भोजन से पहले हाथ धोना, नियमित जांच होना चाहिए। फिर है सामाजिक उत्तरदायित्व जो होते दूसरों को सम्मान देना, सामुदायिक कल्याण के लिए एकता दर्शाना, ये सब है व्यक्तिगत स्तर पर। अब सामुदायिक स्तर पर बात करते हैं तो स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम यानी कि HSP हेल्थ सर्विस प्रोग्राम सरकार द्वारा सभी को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। बीमारी की रोकथाम डिजीज़ प्रिवेंशन यानी कि सामुदायिक बीमारियों की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जनसंख्या का सशक्तिकरण एम्पावरमेंट ऑफ पॉपुलेशन में व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों को स्वयं की देखभाल करने के लिए सशक्त बनाना। फिर है समावेशी नीतियाँ
ऐसी नीतियाँ विकसित करना जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर आधारित हो और चिर अस्थायी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का कार्य करे। तो समावेशी नीतियाँ में हो गया कि ऐसी नीतियाँ विकसित करना जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर आधारित हो और चिर अस्थायी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का कार्य करे। सामाजिक स्वास्थ्य का महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल हेल्थ। सामाजिक स्वास्थ्य व्यक्ति की अमूल्य निधि है। सामाजिक स्वास्थ्य व्यक्ति की अमूल्य निधि है। एक स्वस्थ मनुष्य ही सामाजिक उत्तरदायित्व को निर्वाह कुशलतापूर्वक कर सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से उत्पादक जीवन जी सके। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ संतुलन की स्थिति बनाता है। सामाजिक स्वास्थ्य का महत्व ये सब है। ये स्वास्थ्य के अभाव में व्यक्ति समाज के लिए भार बन सकता है और उसकी उत्पादकता जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो सकती है। उसके बाद अब बात करते हैं हमारे जीवन में योग की क्या भूमिका है। तो मिला जुला कर सब एक ही बात आ रहा है घूम फिर कर, फिर भी आप देख लीजिए, कोई ज़्यादा देर का भी वीडियो नहीं रहेगा। शारीरिक स्वास्थ्य में योग की भूमिका बात करते हैं तो सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य भूमिका। तो योग शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाने में मदद करता है। शारीरिक शक्ति और लचीलापन यानी कि आसन मांसपेशियों को मजबूत बनाते, शरीर के लचीलेपन को बढ़ाते हैं। बेहतर मुद्रा रीढ़ की हड्डी को संरेखित करता है जिसमें खराब मुद्रा में सुधार होता है, पीठ दर्द में कम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। यह रक्त परिसंचरण और लसिका तंत्र यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम में सुधार करके प्रतिरक्षा प्रणाली को ही मजबूत करता है। अंगों का कार्य तो विभिन्न आसन आंतरिक अंगों की मालिश करते हैं जिससे उनके कार्य में सुधार होता है, जैसे पाचन और श्वसन। वजन नियंत्रण, यह चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर और तनाव कम करके वजन को संतुलित रखने में सहायक है। मानसिक और भावनात्मक कल्याण में भूमिका यानी कि मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। योग मन को शांत और स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तनाव और चिंता में कमी। प्राणायाम और ध्यान तंत्रिका तंत्र को शांत करते हैं जिससे तनाव और चिंता अवसाद के लक्षणों में कमी आती है। एकाग्रता और स्मृति में सुधार। ध्यान का अभ्यास मन को केंद्रित करने में मदद करता है जिसमें एकाग्रता, शक्ति और याददाश्त में वृद्धि होती है। भावनात्मक संतुलन, योग भावनाओं को नियंत्रित करने और आत्म जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है जिसमें जीवन के उतार चढ़ाव को सामना करना आसान हो जाता है। बेहतर नींद में भी मदद करता है योग की भूमिका इतना सारा। फिर आध्यात्मिक विकास में भूमिका निभाता है योग। तो योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि जीवन जीने का एक दर्शन भी है। आत्म खोज, योग अभ्यास व्यक्ति को अपने आंतरिक स्वरूप से जुड़ने और आत्म खोज की यात्रा पर आगे बढ़ने में मदद करता है। संतुष्टि और शांति, तो यह बाहरी दुनिया से हटकर आंतरिक शांति और संतोष की भावना पैदा करता है। उसके बाद जीवन शैली में सुधार। योग के यम और नियम यानी कि नैतिक सिद्धांत एक अनुशासित, सार्थक और नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। संक्षेप में कहें तो योग की भूमिका एक संपूर्ण यानी कि होलिस्टिक जीवन शैली प्रदान करने की है जहाँ शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित होता है। उसके बाद यहाँ पर है योग तनाव को कैसे प्रतिबंधित करता है। तो योग तनाव को इस प्रकार प्रतिबंधित करता है कि शारीरिक विश्राम, एक तो फिजिकल रिलैक्सेशन आपको पहुंचाता है। आसन जो योगा पोज होता है, योग के विभिन्न आसन शरीर में जमा तनाव और अकड़न यानी कि टाइटनेस को दूर करते हैं जिसमें मांसपेशियों को आराम मिलता है। उदाहरण के लिए आगे झुकते हैं यानी कि फॉरवर्ड बेंड्स तंत्रिका तंत्र को शांत करते हैं, तो ये सब फ़ायदा होता है। फिर उसके बाद हार्मोनल संतुलन, योग तनाव पैदा करने वाले हार्मोन जैसे कि कॉर्टिसोल के स्तर को कम करने में मदद करता है और सुखद हार्मोन जिसको एंडोर्फिन के उत्पादन को बढ़ाता है। कॉर्टिसोल लेवल को कम करता है और एंडोर्फिन जो कि आंतरिक सुख देता है उसको उत्पादन को बढ़ाता है। श्वास नियंत्रण, तो योग तनाव को कैसे प्रतिबंधित करता है। शारीरिक विश्राम से इस तरह देता है। श्वास नियंत्रण से भी वो तनाव को नियंत्रण करता है। तंत्रिका तंत्र को शांत करना यानी कि प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे कि अनुलोम विलोम हो गया, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, फिर है भ्रामरी,
हमिंग बी ब्रीथ। फिर है सीधे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करते हैं, जिसे आराम और पाचन प्रणाली भी कहते हैं। आराम और पाचन प्रणाली से दोनों आराम भी महसूस होता है और पाचन क्रिया में भी सहायक होता है। गहरी धीमी श्वास। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी श्वास उथली यानी कि शैलो और तेज़ हो जाती है। योग हमें गहरी और धीमी श्वास लेना सिखाता है, जो मन को शांत करने का एक शक्तिशाली तरीका है। मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता। मेंटल क्लैरिटी एंड फोकस। वर्तमान क्षण पर ध्यान। योग और ध्यान यानी कि मेडिटेशन हमें अपने विचारों और भावनाओं को न्याय किए बिना केवल वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना सिखाते हैं। यह अभ्यास चिंता और अतिसोच को कम करता है। शरीर मन संबंध। योग अभ्यास के दौरान शरीर की हलचल और श्वास पर ध्यान। शरीर मन संबंध माइंड बॉडी कनेक्शन। योग अभ्यास के दौरान शरीर की हलचल और श्वास पर ध्यान केंद्रित करने से मन बाहरी तनावों से हटकर आंतरिक शांति की ओर जाता है। आत्म जागरूकता सेल्फ अवेयरनेस। भावनाओं को पहचानना। नियमित योग अभ्यास से व्यक्ति अपने शरीर और मन में तनाव के शुरुआती लक्षण और पैटर्न को बेहतर ढंग से पहचानना सीखता है। इस जागरूकता से तनाव बढ़ने से पहले ही उस पर नियंत्रण पाना आसान हो जाता है। तो आत्म जागरूकता ये होता है। संक्षेप में बोले तो योग शरीर को शांत, श्वास को स्थिर और मन को केंद्रित करके तनाव को प्रतिबंधित करता है। तो इस तरीके से ये है। उसके बाद क्वेश्चन है चिकित्सा विज्ञान और योग के संबंध के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर बात करते हैं स्वास्थ्य का संगम, ये दोनों है चिकित्सा विज्ञान और योग। तो परिचय इस प्रकार है कि चिकित्सा विज्ञान और योग दोनों ही मानव स्वास्थ्य और कल्याण के महत्वपूर्ण स्तंभ है। जहाँ चिकित्सा विज्ञान आधुनिक ज्ञान और अनुसंधान प्रौद्योगिकी पर आधारित है, वहीं योग एक प्राचीन भारतीय परंपरा है जो शरीर मन और आत्मा के सामंजस्य पर केंद्रित है। पहली नज़र में ये दोनों अलग अलग लग सकते हैं, लेकिन आधुनिक समय में स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इनके बीच गहरा समन्वय स्थापित हो रहा है। यानी कि इनके बीच गहरा समन्वय स्थापित हो रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है दोनों का। चिकित्सा विज्ञान यानी कि जीवन रक्षक ज्ञान। चिकित्सा विज्ञान रोगों के निदान, उपचार और रोकथाम के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करता है। चिकित्सा विज्ञान हो गया रोगों के निदान, उपचार और रोकथाम के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करता है। उन्नत तकनीक इसमें जटिल सर्जरी, नई दवाइयों का विकास और उच्च तकनीक नैदानिक उपकरण जैसे MRI, CT स्कैन शामिल है, जो गंभीर और जानलेवा बीमारियों से निपटने में सहायक है। प्रमाण आधारित उपचार चिकित्सा विज्ञान लगातार शोध पर आधारित होता है, जिससे उपचार के तरीके प्रमाण आधारित यानी कि एविडेंस बेस्ड होते हैं और उनकी प्रभावशीलता सिद्ध होता है। आपातकालीन सहायता यानी कि आघात जैसे ट्रॉमा हो गया, गंभीर संक्रमण या हृदय संबंधी आपात स्थिति में चिकित्सा विज्ञान जीवन के तुरंत बचाने में अतुलनीय भूमिका निभाता है। योग समग्र स्वास्थ्य का मार्ग। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि यह जीवन जीने का एक कला है। इसमें प्रमुख अंग है आसन यानी कि शारीरिक मुद्रा, ये शरीर को लचीला, मजबूत और स्वस्थ बनाते हैं। प्राणायाम यह तंत्रिका तंत्र को शांत करता और फेफड़े की क्षमता को बढ़ाता है। ध्यान यह मानसिक स्पष्टता और तनाव मुक्त और भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है। योग का मुख्य लाभ यह है कि यह रोग के मूल कारण जैसे तनाव और अस्वस्थ जीवन शैली पर काम करता है, जिससे कई पुरानी बीमारियां जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप को प्रबंधन में मदद मिलती है। समन्वय दोनों के बात करते हैं एक दृष्टि में, तो वर्तमान समय में स्वास्थ्य विशेषज्ञ चिकित्सा विज्ञान और योग को पूरक चिकित्सा यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के रूप में देख रहे हैं।
रोग प्रबंधन, कैंसर या हृदय रोग जैसे गंभीर बीमारियों के उपचार के दौरान चिकित्सा विज्ञान अपना काम करता है, जबकि योग हल्के आसन और ध्यान रोगियों के उपचार के दुष्प्रभाव से निपटने, दर्द कम करने और मानसिक शक्ति बनाए रखने में मदद करता है। रोकथाम, योग स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देकर कई बीमारियों की प्राथमिकी रोकथाम यानी कि प्राइमरी प्रिवेंशन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि प्राइमरी प्रिवेंशन करता है योग। बीमारी ज़्यादा बढ़ जाने के बाद लोग चिकित्सा विज्ञान का ही हेल्प लेते हैं, लेकिन उससे पहले योग की भूमिका बहुत होता है उसको बचने के लिए। मानसिक स्वास्थ्य समस्या जैसे अवसाद, चिंता के लिए दवाइयों के साथ साथ योग और ध्यान की उपचार प्रभावशीलता को बढ़ाता है। निष्कर्ष, चिकित्सा विज्ञान और योग एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सहयोगी है। चिकित्सा विज्ञान हमें जीवन रक्षक उपचार प्रदान करता है और योग हमें एक संतुलित, तनाव मुक्त और स्वस्थ जीवन जीने की कला सिखाता है। स्वास्थ्य के प्रति एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाकर जहां आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान साथ चलते हैं, हम मानव जाति के लिए सर्वोत्तम स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित कर सकते हैं। लास्ट का क्वेश्चन है, अंतर्मौन क्या है? तो अंतर्मौन का अर्थ होता है भीतर या आंतरिक, यानी कि इनर, और मौन मतलब शांत या साइलेंस। इनर साइलेंस क्या है? तो अंतर्मौन का मतलब यानी कि इनर साइलेंस का अर्थ हो गया इंटरनल पीस, आंतरिक शांति या भीतर की चुप्पी। अंतर्मौन क्या है? तो यह एक योग अभ्यास है जिसके द्वारा हम अपने मन की प्रक्रियाओं और विचारों के प्रति जागरूकता विकसित करते हैं। इसका उद्देश्य ये होता है कि मन के अंदर चल रहे विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं के बिना किसी प्रतिक्रिया या निर्णय के देखना, यह मन को शांत करने और आंतरिक चुप्पी को प्राप्त करने में मदद करता है। अब एक नीचे क्वेश्चन था राजा योग या राजयोग, जो क्वेश्चन था उसका भी आंसर समझिए इसी में। लास्ट में देख रहे क्वेश्चन, राजयोग ये है, भक्ति योग भी देखेंगे। फिलहाल राजयोग देख लेते हैं। तो राजयोग के बारे में यहाँ पे है, इसमें यहाँ सबसे ऊपर लाइन में देख लेंगे राजयोग से संबंध। इससे अक्सर प्रत्याहार, जो कि राजयोग के 8 अंग में से 5वां अंग है, तो राजयोग में से 5वां अंग है ये, अंतर्मौन को प्राप्त करने की एक विधि माना जाता है। प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर अंदर की ओर मोड़ना। इसका अभ्यास का तरीका है कि यह आमतौर पर कई चरणों में किया जाता है, जिसमें शामिल है बाहरी इंद्रियों का बोध के प्रति जागरूकता, स्वयं उत्पन्न होने वाले विचारों को अवलोकन, जानबूझकर विचारों का निर्माण करना और फिर उन्हें समाप्त करना। ये सब इसका प्रोसेस है अंतर्मौन का। अंततः एक ऐसी अवस्था में पहुंचना जहां कोई विचार न हो या आंतरिक शांति हो। संक्षेप में बोले तो अंतर्मौन मन को समझने, नियंत्रित करने और शुद्ध करने की एक शक्तिशाली तकनीक है जिसमें आप अपने नकारात्मक विचारों को दबाने के बजाय उन्हें जागरूक के साथ देखकर उनसे मुक्ति पा सकते हैं। तो लगभग सब देख लिए। लास्ट में बचा हुआ भक्ति योग। तो भक्ति योग क्या है? तो भक्ति योग के 4 मुख्य मार्ग है, कर्म, ज्ञान, राज और भक्ति। इसमें से एक है भक्ति योग। यह ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण और अनन्य ये बताते हैं, भक्ति का मार्ग है। भक्ति योग का अर्थ क्या है? तो डिवोशन या परम सत्ता, ईश्वर के प्रति गहरा और निस्वार्थ प्रेम। योग प्रेम के माध्यम, जो यहाँ पर देख रहे हैं कि योग प्रेम के माध्यम से व्यक्तिगत चेतना को परमात्मा से जोड़ता है। मुख्य सिद्धांत इसका क्या है? तो भक्ति योग का लक्ष्य किसी भी रूप में, जैसे कृष्ण, शिव, राम, देवी माँ या ईश्वर के प्रति शुद्ध और बिना शर्त का प्रेम विकसित करना। यह माना जाता है कि प्रेम का यह भाव ही मोक्ष का सबसे सरल और आनंदमय मार्ग है। भक्ति के 9 रूप बात करते हैं। तो शास्त्रों में भक्ति को अलग अलग तरीक़ों से व्यक्त करने के 9 रूप बताए हैं, जिन्हें नवधा भक्ति कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया। उसके बाद चाहे तो गेस पेपर में भी देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हैं। तो MCQ क्वेश्चन आप सर्च करके
यूट्यूब पे ही पढ़ सकते हैं और थ्योरी में इतना ही है। तो एक एक करके आपको केस पेपर में से क्वेश्चन बता देते हैं कि जो क्या क्या खास है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो ये एमसीक्यू दिया हुआ है, एमसीक्यू के बाद नीचे देखते हैं क्या है। तो टोटल इसमें एमसीक्यू जो दिया हुआ है वह 200 तो इधर है, उसके बाद यहाँ पर 225 इस पेज में है, फिर 244, 267, तो लगभग यहाँ पे 288 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया हुआ है। अब सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ कि योग शब्द से क्या अभिप्राय है। पहला क्वेश्चन ये है, तो इसका आंसर इस तरीके से अलग अलग जो व्यक्ति हुए हैं, महान व्यक्ति, उनका द्वारा योग की परिभाषा भी अलग अलग व्यक्ति के द्वारा, मतलब अलग अलग ऋषि मुनि के द्वारा अलग अलग तरीके से बताया हुआ है। योग के संक्षिप्त इतिहास के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। तो जो ये है, तो यह इतिहास इसका मूर्तियों से मिला है कि योग के लक्ष्य और उद्देश्य, ये भी लक्ष्य और उद्देश्य ईजी है। फिर योग के बारे में भ्रांतियाँ क्या है, इसका कुछ भ्रांतियाँ भी है कि योग करने से ये वो। फिर राजयोगी क्या है, तो पूर्व जन्मों की साधना से आगे की साधना को राजयोगी कहते हैं। भक्ति योग से क्या समझते हैं ये भी जान चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन होगा। अपरिग्रह क्या है, तो जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया उसका आप इंग्लिश में भी ज़रूर देखें। तो विषयों का संग्रह न करना अपरिग्रह कहलाता है। यही मन को शांत करने के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। 9th क्वेश्चन है, राज योग की व्याख्या करेगा। तो पतंजलि ने मुख्य रूप से 4 प्रकार के योगों का विवेचन अपने योग सूत्र में किया है। तो इस तरह के राजयोग, क्रिया योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, तो ये सब के बारे में यहाँ पे बताया हुआ। वृत्ति क्या है, तो चित्त को रूपांतरण ही, यानी कि मन का आप चेंज करते हैं, माइंड को चेंज करते हैं, तो वह वृत्ति कहलाता है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे बात बताया हुआ, एग्जाम्पल उदाहरण सब दे देकर बताया हुआ। फिर वैराग्य क्या है, तो लौकिक और वैदिक दोनों प्रकार की विषयों में चित्त का तृष्णा रहित हो जाना, यानी कि जो लौकिक जो दिखाई दे रहा वस्तु, उस सब के मोह माया को त्यागना, समझिए वैराग्य के परिभाषा आएगा। क्या ईश्वर प्रणिधान क्या है, तो ईश्वर प्रणिधान से भी शीघ्र ही चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। तो यहाँ पे भी है कि शुभाशुभ कर्मों को परमेश्वर के लिए अर्पित कर देना ही, यही कहलाता ईश्वर प्रणिधान। उसके बाद है चित्त भूमियाँ क्या है, तो योग दर्शन में चित्त के भिन्न भिन्न अवस्थाओं पर विचार करना ही ये चित्त भूमियाँ कहलाता है, यानी कि अलग अलग अवस्थाओं पर विचार करते हैं तो चित्त भूमि कहलाता है। उसके बाद का क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन है यहाँ पर। तो अहिंसा से क्या समझते हैं ये जान चुके हैं। फिर है 16वां क्वेश्चन, आसन से क्या लाभ है वो भी जान चुके। प्राणायाम क्या है ये भी जान चुके हैं। प्रत्याहार क्या है, तो सभी इंद्रियों के प्रति मन को जीत लेना प्रत्याहार कहलाता है। धारणा क्या है, धारणा चित्त को अभीष्ट विषय पर जमाना है। कोई एक खास चीज़ पर, किसी खास मुद्दा पर अगर आप मन को शांत कर लेते तो धारणा वही कहलाता है। समाधि क्या, तो पतंजलि योग दर्शन में योग शब्द का अभीष्ट अर्थ या समाधि, अभीष्ट अर्थ, पतंजलि योग में दर्शन में योग शब्द का अभीष्ट अर्थ वही समाधि कहलाता है। संप्रज्ञात समाधि क्या है, तो चित्त की एकाग्र भूमि का वृत्ति का निरोध। संप्रज्ञात समाधि में राजस और तामस वृत्तियों का पूर्ण निरोध होता है। जो राजस और तामस वस्तु है, राजस और तामस मतलब अंधकार से रिलेटेड होता है, उसका पूरी तरह से निरोध होता है, तो संप्रज्ञात समाधि कहलाता है। 2-4 क्वेश्चन नहीं भी समझ में आया तो उसको आप छोड़ सकते हैं। फिर असंप्रज्ञात समाधि का दूसरा ये रूप है जिसको असंप्रज्ञात कहा जाता है। इसमें ध्यान का विषय ही लुप्त हो जाती है, जो आप सोचते हैं उसका विषय लुप्त हो जाना असंप्रज्ञात कहलाता है। उसके बाद है अष्टांग योग से क्या समझते हैं, तो जो अष्टांग योग का ये मतलब 8वां अंग जो इम्पोर्टेंट है वो सब इससे शुद्ध होता है। तो ये
अष्टांग योग कहलाता है। चित्त की शुद्धि के लिए अष्टांग का अभ्यास किया जाता है। जन्म जन्मांतर से यह होते हैं शुभ। ध्यान के नियमित अभ्यास से लाभ को बता लाइए। तो ये भी आप ध्यान के क्या फ़ायदा जान गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर ध्यान से लाभ कैसे उठाए, ध्यान अगर करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होते हैं, तो वो भी है। यम क्या है, तो यम योग का प्रथम अंग है। बाह्य और अभ्यंतर इंद्रियों के संयम की क्रिया को यम कहा जाता है। बाहरी इंद्रिया और अंदर की इंद्रियों को दोनों अगर आप संयम कर लिए तो यही कहलाता है यम। तो इसमें ये सब है, अहिंसा भी शामिल है, इसमें सत्य शामिल है, अस्त यानी कि चोरी न करना और प्रलोभन से दूर रहना ये भी शामिल है, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। नियम क्या है, तो सदाचार को मनुष्य को कर्तव्य परायण बनाने यानी कि कर्तव्यनिष्ठ ही नियम है, जिसमें जैसे पहला हो गया शौच। शौच से बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार की शुद्धि आवश्यक होता है। फिर संतोष, तप, स्व अध्याय, ईश्वर प्रणिधान से आप नियम अपना सकते हैं। कर्म योग क्या है, तो यह बिना फल की इच्छा यानी कि कर्म करते रहना चाहिए और बिना रिजल्ट का इंतजार करते हुए, वही कर्म योग कहलाता है। ज्ञान योग क्या है, तो ज्ञान यह प्रकार का अज्ञानता को समाप्त करने का आध्यात्मिक ज्ञान की खोज पर बल देता है। आध्यात्मिक ज्ञान की खोज पर बल देता है। प्राणायाम के नियम यहाँ पे खरा है। प्राणायाम के नियम क्या क्या है, तो अलग अलग नियम हैं। जैसे शिक्षक के निर्देश में करना चाहिए, शहरों से जहाँ प्रदूषण अधिक न हो वहाँ पे करना चाहिए, यही सब बात बताया हुआ है। योग का समाज के महत्व क्या है, तो योग के लिए समाज के प्रति महत्व को आप लिख सकते हैं, ये सब उसी से रिलेटेड। योग एवं मानसिक स्वास्थ्य का संबंध बताइए, ये भी आप कर सकते। योग का शिक्षक के जीवन में महत्व बताइए। योग का शिक्षक के जीवन में क्या महत्व है, तो ये भी आप लिख सकते हैं कि जो शिक्षक होते हैं वह मोटिवेट करते हैं, सिखाते हैं कैसे योग करना है, यही सब है। फिर ध्यान का अर्थ एवं परिभाषा देना है, तो ये भी आज में परिभाषा बता सकते हैं। ध्यान करने का सामान्य विधि बताइए, ध्यान कैसे करते, तो इसके लिए अलग अलग मुद्रा में बैठकर आंख बंद करके ये सब लिख सकते हैं। योगासन में पूर्व सावधानियाँ क्या है, तो योगासन, जब योग का आसन करते हैं तो यह जो योग के बारे में जानता हो उसके संरक्षण में ही करना चाहिए। उसके बाद यही सब लिख सकते। योगासन के गुण बताइए, अलग अलग जो आसन होते हैं उसका अलग अलग फ़ायदा होते हैं। प्राणायाम के भी लाभ बताए, यानी कि जब सांस छोड़ते हैं, सांस लेते एकदम धीरे धीरे, तो वो प्रोसेस प्राणायाम कहलाता है, उसका फ़ायदा बोला था। सातों चक्र का निर्णय परिचय देते। 7 चक्र ये इस प्रकार है। मूलाधार चक्र, यह चक्र शरीर में गुदा मूल से 2 अंगुल ऊपर, उपस्थ मूल से 2 अंगुली नीचे होता है, तो ये सातों चक्र आता है। फिर है स्वाधिष्ठान चक्र, तो ये नया क्वेश्चन है, तो यहाँ पर एक आध क्वेश्चन को ये बाद में बता दिया जाएगा फिर से। तो फिलहाल अभी ऊपर ऊपर से ही सब क्वेश्चन को देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए, इसको भी अपलोड करेंगे। तो ये 7 चक्र में आ गया। मूलाधार चक्र हो गया, स्वनिष्ठान चक्र हो गया, मणिपूरक चक्र हो गया, फिर अनाहत चक्र हो गया, विशुद्ध चक्र हो गया। उसके बाद यहाँ पर है सहस्तार चक्र हो गया, ये सब 7 चक्र हो गया। कुंजर कर्म क्या, तो कुंजर को कुंजल कहते हैं। कुछ शास्त्रों में इसे गज करनी या गज कर्म भी कहा गया है, क्योंकि हाथी अपनी सूंड से जल पीकर फिर सूंड द्वारा ही जल वापिस निकालकर यह क्रिया करता है और स्वस्थ तथा निरोग रहता है। हठ योग में भी उसी और संकेत किया गया। यह क्रिया विधि अत्यंत सरल है, परंतु तो कुंजर कर्म योग का एक कर्म है और इससे स्वास्थ्य होता है। विधि यहाँ पे बताया हुआ, गुनगुने पानी को स्वच्छ वस्त्र में छान लेना चाहिए, प्रोसेस बताया हुआ है कुंजर कर्म का। उसके बाद के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है ब्रह्म दा तौन क्या है, तो दंड दौथी भी कहते हैं। इसमें सूत की बनी हुई रस्सी को नमक मिले गुनगुने पानी को खाली पेट पीने के बाद बिना दांत लगाए गले से घूंट के समान निगल जाना,
ये भ्रमदातौन कहलाता है। भ्रमदातौन यानी कि बिना आप मुँह धोए और गुनगुने पानी में नमक मिला लीजिए, उसको बिना दांत में सटे पी लीजिए, तो यही भ्रमदातौन कहलाता है। उसी के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। वस्त्र द्योति से क्या समझते? तो द्योति का अर्थ है अन्य। यह एक अन्य भेद है। वस्त्र द्योति भी पेट और भोजन की नलियों की शुद्धि के लिए की जाती है। तो इसका विधि बताया हुआ है, सब अब विधि से रिलेटेड है। यहाँ पर इंग्लिश में भी टर्म समझने की कोशिश कीजिए और उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, तो वही होगा। वस्ती कर्म, इस क्रिया को साधारणतया करना कठिन है, अतः एनीमा लेकर भी काम चलाया जा सकता है। वस्ती कर्म, जिस प्रकार एनीमा लेकर पेट साफ किया जाता है, इसी प्रकार यह क्रिया भी किया जाता है। इसका विधि बताया हुआ, लाभ बताया हुआ। नेति कर्म क्या? तो इसका मुख्य उद्देश्य नासारंध्र यानी कि जो नाक का छिद्र है उसको ठीक करना, भागों को शुद्धि करता है। मुख्य 3 प्रकार का है, सूत्र नेति, जल नेति, कपाल नेति। तो ये सब का विधि बताया हुआ है। नौली कर्म क्या? इस क्रिया का आरंभ में करना कठिन होता है, इसलिए इस क्रिया को 3 भाग में बांटकर ही करना चाहिए। नौली कर्म, तो यह भी शौच आदि कर्मों से निवृत्त होकर प्रातः काल में ही करना चाहिए नौली कर्म। तो प्रोसेस जाने इसमें क्या होता है तो देख लेते हैं। इसमें पेट की आंतों को बाएं और दाएं घुमाकर ही किया जाता है। तो नौली कर्म हो गया, पेट की आंतों को बाएं और दाएं और घुमाकर किया जाता है। उसके बाद अलग अलग तरह के मध्य नौली, वाम नौली, दक्षिण नौली है। त्राटक क्या? तो त्राटक का अर्थ है किसी वस्तु या लक्ष्य को अपलक निहारते रहना, किसी चीज़ को मतलब बिना पलक झपकाए हुए देखना, वही कहलाता है त्राटक कर्म। इससे जो होता है विशेष ध्यान की अभ्यास होता है। फिर है कपालभाति क्या? तो कपालभाति प्राणायाम के समान है। पद्मासन में बैठकर दोनों नासा छिद्र, दायां छिद्र अंगूठे, मतलब भाई एक नाक को जातिए और उसे सांस लीजिए, फिर मतलब इसी तरीक़ा से ये होता है। इससे श्वसन क्रिया सही रहता है, सांस वाला बीमारी जल्दी नहीं होता है। शंख प्रक्षालन क्या है? तो इस क्रिया में मुंह से पिया गया जल कुछ विशिष्ट क्रियाओं द्वारा भीतर आंतों आदि को शुद्ध करता हुआ गुदा द्वारा से बाहर आ जाता है। इस क्रिया को शंख प्रक्षालन कहा जाता है। तो इसका विधि बताया हुआ है। प्राण का अर्थ क्या? 5 तत्वों में से एक प्रमुख तत्व वायु हमारे, यानी कि 5 प्राण क्या क्या है? तो वायु भी हमारे 5 प्राणों का तत्व है। वायु, अग्नि और मिट्टी, ये सब 5 प्राण में आते हैं। तो वो सब है, इस सब का महत्व अलग अलग है। उसके बाद यहाँ पर है प्राण का प्रकार बताइए। तो प्राण का प्रकार यहाँ पे आगे अलग अलग शरीर में कंठ से हृदय पर्यंत जो वायु कार्य करता है उसे प्राण कहा जाता है। कार्य बात करते हैं तो नासिका मार्ग, कंठ, स्वर तंत्र, वाक इंद्रिया, अन्न नलिका, श्वास तंत्र, फेफड़ा हृदय को क्रियाशीलता एवं शक्ति प्रदान करता है, जो प्राण होते हैं। अपान एक्सक्रीटरी सिस्टम को सही बनाने में मदद करता है। उदान कंठ के ऊपर भाग को सही करता है। समान डाइजेस्टिव सिस्टम को, व्यान जो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम को। योग का स्वरूप यहाँ पे बताने के लिए, तो योग का अलग अलग स्वरूप है। अलग अलग आसन में अलग अलग तरह का योग किया जाता है। योग के प्रकार बताइए। तो मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, ये सब 4 प्रकार के हैं। भस्त्रिका प्राणायाम से क्या समझते? इस प्राणायाम के अभ्यास से शरीर के अधिकाधिक प्राणवायु प्राप्त होती है। किसी सुखकारी आसन में बैठकर सिर और मेरुदंड को सीधा करके आँख बंद करते तथा कुछ समय के लिए विश्राम करते हैं। फिर नासिका छिद्र दाहिना हाथ से बंद करते। इस तरीके से यही प्रोसेस है भस्त्रिका। भ्रामरी प्राणायाम क्या? तो भ्रामरी का अर्थ है भ्रामर अथवा भंवरा होता है। भंवरे की उड़ने में जिस प्रकार ध्वनि होती है उसी प्रकार ध्वनि इस प्राणायाम में होती है, तो भ्रामरी प्राणायाम कहलाता है। तो आवाज़ उस तरीके से करते हैं। आसन से क्या समझते हैं? तो आसन, अलग अलग आसन जो करते हैं वो आसन कहलाता है। योग द्वारा मानसिक स्वास्थ्य कैसे ठीक रखा जा सकता है? तो ये ऑलरेडी जान चुके हैं कि योग के द्वारा अलग अलग आसन में अलग अलग तरीके से मानसिक जो विकार होते हैं ठीक किया जा सकता है। योग के चिकित्सीय महत्व पर वर्णन करें। तो योग का जो चिकित्सा, योग से इलाज किस तरीके से होता है वो है, जैसे गठिया आर्थराइटिस के लिए अलग अलग आता है, पीठ दर्द के लिए अलग अलग प्राणायाम या आसन आता है, वो सब कर सकते हैं।
जीवन शैली के आधार के रूप में योग का वर्णन करें। जीवन शैली के आधार के रूप में योग का क्या भूमिका है, तो इससे पूरे जीवन सुखद का महसूस करेंगे और बीमारी से लड़ने की क्षमता, ये सब फ़ायदा, तो उसी के बारे में लिख सकते हैं। प्रतिबल से आपका क्या तात्पर्य है, तो प्रतिबल का तात्पर्य मानसिक या मनोवैज्ञानिक तनाव से है। इसका अर्थ प्रतिबल वास्तव में किसी घटना के प्रभाव या परिणाम होता है, परंतु कारण नहीं। यानी कि अपने माने कोई गलती हो जाए और उसका कोई कारण नहीं होता तो वो प्रतिबल कहलाता है। प्रतिबल के प्रकार बताइए, तो प्रतिबल की तीव्रता के आधार पर प्रतिबल गंभीर प्रतिबल और मंद प्रतिबल कहलाता है। फिर सत्ता काल के आधार पर प्रतिबल के क्षणिक प्रतिबल और चिरकालिक प्रतिबल में विभाजित किया जाता है। अलग अलग प्रकार के यहाँ पे है। फिर प्रतिबल के कार्य विशेषताओं से संबंध कारक क्या है, तो भूमिका और अस्पष्टता के बारे में यहाँ पर बताया हुआ। जब किसी कर्मचारी को यह पता नहीं होता है तो उसके बारे में यहाँ प्रतिबल है। भूमिका अस्पष्टता यानी कि बिना किसी कारण से गलती हो जाना वो कहलाता है। फिर है भूमिका अतिभार यानी कि ओवरलोड होने के कारण भी प्रतिबल होता है। उसके बाद भूमिका या निम्न भार ये भी होता है। प्रतिबल की विशेषताएं क्या है, तो तनाव और बहुआयामी ये होता है प्रतिबल के कारण। उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं अभी 62। तनाव द्वारा उत्पादित मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया। तनाव द्वारा क्या क्या मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम हो सकता है वो आपको लिखना है। फिर है तनाव के प्रति कई प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए। तनाव के प्रति अलग अलग तरह के प्रतिक्रिया मनुष्य करते हैं वो आपको बताना है। उसके बाद तनाव कम करने का समस्या केंद्रित समायोजी उपाय क्या है। तनाव कम करने का समस्या केंद्रित समायोजी उपाय क्या है, तो उसके बारे में यहाँ पर है कि समाज कम कर सकते हैं उसका केंद्रित समायोजी, यानी कि आप ध्यान केंद्रित करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो उससे ये फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर प्रतिबल या तनाव प्रबंधन क्या है, यानी कि प्रतिबल या तनाव को प्रबंध करते हैं, उससे निपटते हैं, बचते हैं, तो वही तनाव प्रतिबंध कहलाता है। तनाव के अलग अलग परिणाम क्या, दुष्परिणाम यानी कि खराब परिणाम तनाव के क्या क्या हो सकते, तो बहुत सारे होते हैं। उसमें जैसे रक्त यानी कि शरीर पर प्रभाव करता है, पाचन तंत्र पर, सारे सिस्टम पर प्रभाव पड़ते हैं, मेंटलिटी भी खराब होता है। प्राणायाम का महत्व जान चुके हैं कि क्या क्या प्राणायाम का फ़ायदा है। अष्टांग योग क्या है, तो सुख और शांति चाहते हैं उसके लिए अष्टांग योग करते योग का ही एक प्रकार है और इसे बहुत सारे फ़ायदा होते हैं जिसमें परिपूर्णता, समग्रता, ये सब फ़ायदा होता है। योग आसन और व्यायाम में संबंध बताइए, तो जो अलग अलग आसन में करते हैं स्वास्थ्य के लिए वो योगासन कहलाता है। व्यायाम एक एक्सरसाइज है, उसी के बारे में थोड़ा करके लिख दीजिए। योग और आहार का विवरण दे। योग और आहार दोनों ही मानसिक और समाज स्वास्थ्य में मदद करता है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। अलग अलग आहार बताया हुआ है। योग अभ्यास के समय क्या क्या सावधानी होनी चाहिए वो क्वेश्चन है। उसके बाद देख लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में उसी के बारे में एक्सप्लेन से लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन में जो देख चुके हो वही सब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में होगा, वो सब देख लेते फिर से। योग की परिभाषा दीजिए, इसके लक्ष्य एवं उद्देश्यों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन जान चुके हैं, पहले के क्वेश्चन जैसा है। फिर उसके बाद यहाँ पर योग की उपयोगिता का वर्णन करें। योग का क्या क्या उपयोगिता है उसके बारे में यहाँ पर। योग के मूल सिद्धांतों का वर्णन करें, तो योग का अलग अलग सिद्धांत है यहाँ पर। फिर उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो उसी अलग अलग सिद्धांत के बारे में इतना सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग साधना में बाधक तत्वों का विवेचना करें। तो योग साधना में बाधक तत्व अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, अधिक बातें, नियम, ग्रह, जनसंग, ये सब जो है वह योग साधना में बाधक का काम करते हैं और एक एक करके यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। कर्म एवं स्व अध्याय। योग अध्यात्म की तुलनात्मक स्थिति का वर्णन करना, यानी कि कर्म और स्व अध्याय और योग ये तीनों की तुलना यहाँ करना है। कर्म मतलब काम हो गया, स्व अध्याय मतलब खुद का पढ़ना और योग तीनों का तुलना यहाँ करना है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन
परंपरागत योग साधना का विवेचना करें। जो स्टार्टिंग से चलते आ रहा है और अभी भी जो चल रहा है उसी को परंपरागत योग साधना कहते हैं, जिसे में सूर्य नमस्कार आता है, उसके बारे में यहाँ पे पर है। फिर अलग अलग तरह के हैं, ओम नमः शिवाय ये सब करना, ओम रवे नमः, ओम मनवे, ये सब बोला जाता है और कैसे प्रार्थना करें वो सब बताया हुआ है। तो सब टॉपिक को आप एक बार चाहे तो देख लीजिए। योग के विभिन्न प्रकार बताने के लिए कहा गया है, जिसमें आसन, प्राणायाम, षट कर्म, लय योग हो गया, ये सब अलग अलग मंत्र योग हो गया, ये योग के प्रकार है जो देख चुके हैं। ज्ञान योग हो गया, उसके बाद और है हठ योग हो गया, फिर राजयोग हो गया, ये सब है। वृत्ति क्या है? महर्षि पतंजलि के चित्त वृत्ति के संप्रत्यय की व्याख्या करें। वृत्तियों को किस प्रकार वृत्ति यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ वृत्ति इसका क्या है? तो वृत्ति जहाँ जिज्ञासा होती है या चित्त जिज्ञासा का कारण यह है कि हमारे जीवन काल में समस्त व्यवहार चित्त से ही ये संपादित होती है। तो मन को शांत करने की जो क्रिया करते हैं वह वृत्ति कहलाता है। उसी से रिलेटेड कुछ कुछ टर्म दिया हुआ है और नेक्स्ट भी देख लेते हैं क्वेश्चन में, सब उसी के बारे में। बस जो भी आपको लगे इसमें आप एकदम कुछ भी लिख दीजिए, मतलब उसी से रिलेटेड उसी के अंदर में, तो अच्छा खासा नंबर आएगा। वैसे भी 33 मार्क्स चाहिए पास करने के लिए, तो थोड़ा थोड़ा यही बता रहे, यही फ़ायदा होगा। फिर है पतंजलि के मत अनुसार चित्त विक्षेप के कारणों का वर्णन करें। तो 5 क्लेश पीड़ा उत्पन्न करने वाले वो, परंतु मूल कारण अविद्या की प्रधानता होती है। तो चित्त विक्षेप यानी कि जो मानसिक प्रॉब्लम होता है बिना कारण से, तो वो कहलाता है चित्त विक्षेप। उसका क्या कारण है वो बताना है। तो अनित्य को नित्य मानना, अपवित्र को पवित्र मानना, इस तरीके से जो करते हैं तो वही चित्त विक्षेप कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर है पतंजलि के अष्टांग योग का वर्णन करें। तो यम हो गया, अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, अस्तेय हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया, अपरिग्रह हो गया, ये सब अष्टांग में आता है और नियम के बारे में देख ही चुके हैं। उसके बाद का क्वेश्चन ये सब उसी क्वेश्चन में है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 11 या 12वां क्वेश्चन, तो उसी क्वेश्चन के बारे में देख सकते हैं कितना सारा बात यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर 12वां क्वेश्चन है भगवत गीता के अनुसार कर्म योग की अवधारणा पर प्रकाश डालें। कर्म योग की अवधारणा के बारे में यहाँ पे बताना है। तो कर्म योग गीता का सार है। कर्म और योग इन दोनों शब्दों को मेल से, यानी कि जो कर्म करते, योग करना ही कर्म योग कहलाता है। मनुष्य ऐसा कर्म करना चाहिए जिसमें उनका, यानी कि जिसमें आपका मानसिक और फिजिकल स्वास्थ्य हो, हर तरह से स्वास्थ्य हो, तो वह कर्म योग के अंतर्गत आता है। उसके बारे में यहाँ पर बहुत सारा बात दिया हुआ है। उसके बाद है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार कर्म योग क्या है। तो जो योग से फ़ायदा होता है उसी तरह से अगर आपके काम करने से फ़ायदा होगा तो वो कर्म योग में आ जाएगा। उसी से रिलेटेड कुछ बात दिया हुआ है। फिर उसके बाद के क्वेश्चन है भक्ति योग की अवधारणा। तो भक्ति योग ऐसा योग करेंगे जिसमें भगवान को जीतने की कोशिश कर लेंगे तो वो भक्ति योग कहलाएगा। ज्ञान योग जिससे कोई ज्ञान प्राप्त हो, ज्ञान द्वारा सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति के मार्ग ज्ञान योग कहलाता है। यानी कि अगर ज्ञान ही लेते हैं जिससे आपके सारे अवस्था की प्राप्ति हो जाए, सारे सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति के मार्ग ज्ञान योग कहलाता है। उसी से रिलेटेड कुछ कुछ बात है। राजयोग क्या है? तो राजयोग में ये है कि राजयोग सर्वश्रेष्ठ बताया गया क्योंकि यह पूर्वकालिक और उत्तम अधिकारी के लिए सेवनीय है। अधिकारी उन्हें कहते हैं, यानी कि राजयोग से रिलेटेड ये सब बात लिखा हुआ है कि इस योग में जो होते हैं पूर्व जन्मों से प्रभुत तपोराशि अर्जित की है, इस तरह के बात यहाँ पर कुछ कुछ लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यम से क्या समझते हैं? तो यम अष्टांग योग का प्रथम अंग है। इसका पालन साधक अपने इंद्रियों को सांसारिक विषय से हटा लेता है, वही यम कहलाता है। इसलिए कहा जाता है यम है हम, यानी कि सारे जो सांसारिक विषय हैं उससे अपना मन को हटा लेना, वही यम कहलाता है।
उसके बाद इसमें अलग अलग तरह के आते हैं बातें, जिसमें ब्रह्मचर्य भी आता है, ब्रह्मचर्य के लाभ ये सब लिखना है। उसके बाद यम नियम के बारे में यहाँ पे बताना है कि यम के क्या क्या नियम है। तो यह यम नियमों का पालन करने में कई प्रकार की नियम अलग अलग भी बाधाएं होती है, क्योंकि सांसारिक चीज़ों से ध्यान हटाना बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद यहाँ पर है यम नियमों के अनुष्ठान के फलों का वर्णन यहाँ पर करना है। यम नियम अगर आप पालन करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होगा उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। अस्ते का पालन का फल, सत्याचरण करते हैं उसका पालन का फल, फिर उसके बाद अलग अलग तरह के ब्रह्मचर्य करते उसके क्या फ़ायदा होगा, अपरिग्रह करते उससे क्या फ़ायदा होगा, शौच के अनुष्ठान का फल, अलग अलग यम में जो बताया हुआ उसका अलग अलग फल ये बता होते हैं, सबका अलग अलग फल है। इस पर फिर नियमम से क्या समझते हैं। नियम से कोई भी नियमित शैली जीना ही नियमम कहलाता है। उसमें तप, संतोष, अस्तिकता, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत, वाक्य ये सब आते हैं। लज्जा, मति, हवन, जप ये सब आते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन यहाँ सबको एक एक करके एक्सप्लेन किया गया हुआ है दोनों पेज में, 10 जो है वो सबको। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन को, नियमों का स्वरूप का वर्णन करें। तो ही बता दिए नियमित रूप से जो कर्म करते हैं वह नियम कहलाता है, उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ। उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। अब अलग अलग विधि स्वस्थ रखने के लिए किए जाने वाला आसनों का वर्णन करें। तो जो अलग अलग आसन है सबके, उत्तान पाद आसन, यानी कि उत्तान यानी कि ऊपर और पाद मतलब पैर, तो नाम से ही अर्थ इसमें आपको पता चल जाना चाहिए। तो ये कैसे किया जाता है वो बताया हुआ है। अब पूरा पवन मुक्तासन ये बताया हुआ है। इस तरीके से सारे में अब फिगर से रिलेटेड होगा। फिर है भुजंग आसन, यानी कि सांप की तरह होना भुजंग आसन कहलाता है। और फिर सबके विधि, सावधानी, फ़ायदा ये सब बताया हुआ होगा। फिर हलासन क्या है तो ये है। फिर उसके बाद धनुरासन, इसका विधि क्या है तो ये सब है। ये गोमुख आसन हो गया, पश्चिमोत्तासन, अलग अलग तरह के आसन पूरा बताया हुआ है। फिर है आसन उपयोगी नियमों का वर्णन करें। तो आसन उपयोगी में समय, स्थान, वेशभूषा, योग अभ्यास एवं मात्रा होना चाहिए। आयु भी होता है इम्पोर्टेंस। फिर अवस्था, सावधानियाँ, भोजन, श्वास प्रश्वास का नियम हो गया, दृष्टि क्रम हो गया ये सब। उसके बाद विश्राम, गुरु, यम नियम, शरीर का तापमान, पेट की सफाई, कठिन, पसीना ये सब। योगासन से पूर्व सावधानियों के बारे में यहाँ पर लिखना है। कोई योगासन करते तो उसके पहले क्या क्या सावधानी अपनाना चाहिए वो सब यहाँ पे बताया हुआ। फिर योगासन द्वारा रोग निवारण के फ़ायदा भी बता चुके हैं कि अलग अलग आसन के द्वारा अलग अलग फ़ायदा होते हैं। फिर यहाँ पे है प्राणायाम से क्या समझते हैं। तो प्राणायाम के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। एक ही क्वेश्चन को बार बार यहाँ बताया जा रहा है। फिर है पूरक, रोचक, कुंभक, प्राणायाम के प्रकार तथा लाभ के बारे में यहाँ पर बताना है। अब वही अलग अलग आसन के लाभ और फ़ायदा बताना है। तो जो बहुत सारे आसन जनरली जान चुके हैं, प्राणायाम यहाँ पे भी है। फिर उसके बाद भस्त्रिका, कपालभाति, भ्राम, तो अलग अलग आसन के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। भ्रामरी प्राणायाम के समय। फिर है प्राणायाम से क्या समझते हैं, प्राणायाम से पहले क्या क्या करना चाहिए, उसके बाद उसको इस तरह के क्वेश्चन लिखना है। फिर है धारणा से क्या समझते हैं, इससे प्राप्त होने वाले लाभों का वर्णन करें। तो यह अष्टांग योग का छठा अंग है धारणा। तो ये इसमें संस्कृत व्याकरण ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ धारण करना या चित्त को प्रवृत्तियों को संभालना ही धारणा कहलाता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि ध्यान क्या है, ध्यान के बारे में यहाँ पर लिखने के लिए है। फिर उसके बाद ध्यान से रिलेटेड है। फिर है प्राण से आप क्या समझते हैं और ध्यान करने के लाभ बताइए। इस तरह का क्वेश्चन है। समाधि क्या है, इसका प्रमुख। समाधि मतलब देख चुके हैं कि ध्यान की उच्चतर अवस्था के अनुसरण से लिया गया, यानी कि ध्यान के जो उच्चतर अवस्था है उसका अनुसरण करना। ध्यान समझिए, ध्यान करना ही समाधि कहलाता है जनरली भाषा में। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे है
असंतुलन से क्या समझते हैं, असंतुलन के कारण बताएं। तो मानव शरीर में अगर कुछ भी चीज़ असंतुलित होगा वही असंतुलन कहलाएगा। जैसे हृदय का 72 बार धड़कना जनरली ठीक है, लेकिन वहीं पर 80 चाहे 60 62 होना तो ये भी गड़बड़ की बात हो जाती है। उसके बाद नाड़ी और श्वास के प्रभाव में परिवर्तन, हठ योगी, ये सब अगर होगा, नाड़ी और तंत्रिका तंत्र ये सब आ जाएगा असंतुलन में। उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, नाद से आपका क्या तात्पर्य है। तो नाद जो अंतर रूप वाला जो आंतरिक ध्वनि ही नाद कहलाता है। एकदम मन को शांत कीजिए, आपको अंदर से एक आवाज़ आपको ही सिर्फ ध्यान में आएगा, वही आंतरिक नाद कहलाता है। उसको मतलब जनरली आवाज़ सुन नहीं सकते। जैसे ओम एकदम धीरे से बोलिए या अपने मन में ओम सोचिए तो वो नाद कहला, मतलब आंतरिक ध्वनि ही नाद कहलाता है। उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, बस यही सब क्वेश्चन को दिया हुआ है, फिर भी देख लेते हैं। सूक्ष्म शरीर पर प्रकाश डाले तो शब्द के सूक्ष्म रूप को तन्मात्रा, फिर यहाँ रूपसार, सूक्ष्म रूप यानी कि 5, यही सब बताया। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इस प्रकार विज्ञान भिक्षु ने शरीर को 3 प्रकार बताया है। सूक्ष्म शरीर मतलब पूरे ब्रह्मांड में जो हम लोग का शरीर छोटा है उसी से रिलेटेड कुछ बात बताया गया होगा। कुंडलिनी शक्ति के चक्रों के प्रकार बताने के लिए यहाँ पे बताया हुआ कि मनुष्य शरीर में स्थित कुंडलिनी में जो चक्र स्थित होते हैं उसकी संख्या कहीं 6 तो कहीं 7 बताई गई है। तो मनुष्य कुंडलिनी में जो चक्र स्थित होते हैं उसी को कुंडली के बारे में यहाँ पर समझिए बताया हुआ है। योग विज्ञान ये सब है योगा साइंस में। ध्यान से लाभ, अनाहत चक्र, मणि पूरक चक्र, ये सब बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंडलिनी शक्ति से क्या है, इसके जागने के उपाय तथा विभिन्न, यानी कि कुंडली जो हो गया एक ऊर्जा शक्ति है, यानी कि सनलाइट से रिलेटेड होते हैं ऊर्जा शक्ति, यानी कि जो कुंडली देखते हैं किसका कुंडली खराब है, भविष्य देखते हैं तो वही कुंडली वाला जो शब्द सुने होंगे वही कुंडलिनी कहलाता है। उसके बाद कुंडलिनी शक्ति के नाम कुटिलांगी, कुटिलाकार, कुंडलिनी शक्ति, ये सब अलग अलग कुंडलिनी के नाम के बारे में है। फिर उसके बाद है हठ योग के संदर्भ में षट कर्म का। तो हठ कर्म मुख्य रूप से अलग अलग प्रक्रिया में किया जाता है, मल रहित क्रिया किया जाता है। इसमें षट कर्म के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें निम्न प्रकार से 6 काम आते हैं, इसलिए इसमें हठकर्मी कहा गया है षटकर्मी को। उसके बाद अलग अलग ब्रह्मदातौन भी हठकर्मी में आता है, ये बात ऑलरेडी जान चुके हैं। वस्त्र दौती भी जान चुके हैं। फिर है वस्ती कर्म, ये सब आते हैं इसमें। उसके बाद और भी देख लेते हैं क्वेश्चन। ये सब करने से विशेष लाभ भी होता है। तो उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिस यहाँ पे है कि मनोदैहिक डिस्कस सिम्टम्स एंड टाइप्स ऑफ साइकोमैटिक डिजॉर्डर। जो साइकोमैटिक डिजॉर्डर है यानी कि मनोदैहिक विकृति के बारे में यहाँ पर बताने के लिए कहा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हृदय वाहिक विकृतियाँ। तो हृदय से रिलेटेड अलग अलग डिजॉर्डर और उसके बारे में बताया हुआ है। तो यही सब क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ स्पेशल भी नहीं है। योगा साइंस योग के चिकित्सीय महत्व के बारे में देख चुके हैं कि योग किस प्रकार से कैसे इलाज करता है उसके बारे में। फिर योग एवं मानसिक स्वास्थ्य पर प्रकाश, योग और मानसिक स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे मतलब कैसे फ़ायदा करता है उसके बारे में लिखना। योग और मानसिक स्वास्थ्य सब उसी के बारे में अभी दिया हुआ है। जैसे श्वास क्रिया करने से क्या है ये देख चुके हैं। प्राणायाम तथा मानसिक स्वास्थ्य पर प्रकाश डालना ये देख चुके हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन, प्राण का अर्थ और महत्व। यौगिक सुपोषण को समझाइए। यौगिक सुपोषण यानी कि चुस्त फुर्तीला निरोग जो रहता है वो यौगिक सुपोषण कहलाता है। ये सब करने में जो पोषण आवश्यक जो ज़रूरी चीज़ होता है उसी को यौगिक सुपोषण कहा गया है योगा से रिलेटेड। फिर है प्रतिबल से आपका क्या अर्थ है। तो प्रतिबल जो होते हैं सारे इंद्रियों को जितना प्रतिबल कहलाता है, या
प्रतिबल के प्रकार अलग अलग प्रतिबल में जो होते हैं वह तीव्रता के आधार पर इसे ये भी देख चुके हैं थोड़ा थोड़ा। तनाव या प्रतिबल का अर्थ एवं विशेषताएं लिखना है। तनाव या प्रतिबल, प्रतिबल या तनाव जो होते हैं, तनाव और प्रतिबल सिमिलर वर्ड है, जो इसी के बारे में लिखना। समझिए तनाव के बारे में लिखना क्या है, कैसे उत्पन्न होती है, कैसे बचा जाए, तो योग ही उपाय है बचने का। उसके बाद यहाँ पर प्रतिबल के विभिन्न कारण, यानी कि क्या कौन कौन कारण से तनाव उत्पन्न होते हैं उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर निष्पादन मूल्यांकन, कार्य की भौतिक अवस्था, काम के अनुसार वेतन, फिर यहाँ पर व्यक्ति कारण हो गया, जीवन वृत्ति, ये सब क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं तनाव द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रक्रियाओं, यानी कि अलग अलग तनाव के द्वारा क्या कौन कौन से क्रिया होता है उसके बारे में लिखना है, कौन कौन सा गलती होती है वो सब के बारे में लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तनाव कम करने के क्या क्या उपाय होते हैं उसके बारे में ये सब बताया हुआ है। व्यवहारात्मक उपाय, या संज्ञात्मक, दमन, व्यक्तिकरण, ये सब उसका उपाय तनाव कम करने के उपाय में आते हैं। फिर उसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं, तनाव प्रबंधन में योग का क्या भूमिका है उसके बारे में लिखना है। फिर प्रतिबल यानी कि तनाव प्रबंधन कौशल पर एक निबंध लिखना है। तनाव प्रतिबंध कैसे किया जाए उसके बारे में निबंध, ये सब दिया हुआ है। फिर उसके बाद है जिसमें व्यावसायिक सहारा, संज्ञान परिवर्तन, व्यक्तित्व, सामाजिक सहायता से आप क्या समझते तथा तनाव कम करने के सामाजिक सहायता की भूमिका क्या होती है वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पर है कि सूचना सहायता, सामाजिक सहायता का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होते हैं उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ इस अलग अलग तरीके से मुद्रा के बारे में बताया हुआ, त्रिकोशान विधि क्या है, ये सब समझिए। एक्स्ट्रा में ये सब उसी से रिलेटेड दिया हुआ है। अलग अलग जो विधि है, अलग अलग आसन में अलग अलग विधि बताया हुआ। तो अगर ज़्यादा पढ़ना है तो आप गेस पेपर परचेज कर सिर्फ 30 रुपया में आपको ये PDF मिल जाएगा। आप इस PDF से भी पढ़ सकते, तो देख सकते सब अलग अलग आसन के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। तो बस यही सब आसन के बारे में है और ज़्यादा कुछ नहीं। तो बस ये इस तरीके से ये था। तो टोटल 150 रुपया में ये दिया जाता है। ऐसे ही कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन पाने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।